Hello students, thank you and welcome to my channel Envision Medicals where you imagine your future. Guys, this is my first ever experience on YouTube platform, so I tried my best and despite all those lack of facilities, I have given my full effort on this video to make it fully informative and concept booster. So let's start today's video. डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हार्डी-वाइनबर्ग प्रिंसिपल एंड उनके इक्वेशन के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द नीट एग्जामिनेशन। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि क्या है ये हार्डी-वाइनबर्ग का इक्वेशन एंड उनका प्रिंसिपल, एंड हम कहाँ पढ़ते हैं इस चीज़ को, किस टॉपिक में हम पढ़ते हैं, किस चैप्टर में हम इसे पढ़ते हैं, वो भी जानेंगे। और साथ ही साथ उनके क्या क्या इक्वेशन हैं और वो इक्वेशन कहाँ और किस जगह वैलिड है। और हम आज के वीडियो में इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो को। सो स्टूडेंट्स, ये जो हार्डी-वाइनबर्ग का इक्वेशन है और प्रिंसिपल है, ये हम पढ़ते हैं इवोल्यूशन चैप्टर में। लेकिन अ वेरी इंटरेस्टिंग बात, दिस इक्वेशन और प्रिंसिपल इज ओनली वैलिड फॉर सच पॉपुलेशन विच इज नॉन इवॉल्विंग, और द पॉपुलेशन विच इज इन इक्विलिब्रियम, ऐसा पॉपुलेशन जो कि स्टेबल है, जो नॉन इवॉल्विंग है, जो इवॉल्व नहीं कर रहा है। नो डाउट हम इसे पढ़ते हैं इवोल्यूशन में, लेकिन ये ऐसे पॉपुलेशन के लिए वैलिड है जो कि बिल्कुल ही नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई पॉपुलेशन इवॉल्विंग है या नहीं है, वो इवॉल्व करेगा या नहीं करेगा, या कोई पॉपुलेशन जो अभी जनरेट हुआ है, जो नया जनरेशन आया है, वो इवोल्यूशन का रिजल्ट है या नहीं है, ये सब हमें कैसे पता चलेगा। ऐसा क्या चीज़ है। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन एंड प्रिंसिपल, it explains that the population whose allelic frequency and genotypic frequency, ऐसा पॉपुलेशन जिस पॉपुलेशन का एलिलिक फ्रीक्वेंसी और उसका जेनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट रहता है, इफ it remains constant from one generation to the next generation, so that kind of population, that kind of new generation is your totally non-evolving population, and सिर्फ इसी population के लिए ये हार्डी-वाइनबर्ग इक्वेशन वैलिड है और एप्लीकेबल है। ये जो इक्वेशन है, ये दो साइंटिस्ट ने दिया था, हार्डी एंड वाइनबर्ग ने। चलिए हम इसे समझते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू। हम इसे छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं इस इक्वेशन को एंड उनके एप्लीकेशंस को। सपोज हमने एक पॉपुलेशन लिया हुआ है, हमने एक छोटा सा पॉपुलेशन लिया है जहाँ पे ये 5 इंडिविजुअल रहते हैं। ये 5 इंडिविजुअल है और ये पाँचों इंडिविजुअल एक जगह पे रहते हैं। हमने एक इनका पॉपुलेशन लिया हुआ है। ये है उन पाँचों इंडिविजुअल का जेनोटाइप। पहले इंडिविजुअल का जेनोटाइप आप देख सकते हो, दैट इज कैपिटल टी। दूसरे का भी है कैपिटल टी। तीसरे का भी है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। फोर्थ का कैपिटल टी स्मॉल टी एंड फिफ्थ इंडिविजुअल का स्मॉल टी। सबसे पहले समझते हैं क्या होता है जीन पूल। जीन पूल क्या है। यहाँ पे आपने देखा है कि एक इंडिविजुअल जिनके पास जेनोटाइप है कैपिटल टी, एंड ये जो जेनोटाइप है, अगर हम इसका एलेल निकालना चाहें तो दैट इज नो डाउट कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। अगर हम उनके इस जेनोटाइप को, अगर हम इस इंडिविजुअल की बात करें तो इसका भी जेनोटाइप क्या है, कैपिटल टी। एंड अगर हम इसका एलेल लिखना चाहें तो एलेल क्या होगा, कैपिटल टी अगेन 1 कैपिटल टी। अगर इसकी बात करें तो इसका भी एलेल क्या होगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इसका दिखे तो क्या होगा, कैपिटल टी, इसका क्या होगा, स्मॉल टी। अगर इसका लिखना चाहे तो स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। इन एनी एरिया, अगर जितने भी इंडिविजुअल हैं उस पॉपुलेशन में, हर उस इंडिविजुअल के टोटल सम ऑफ ऑल एलील, उस इंडिविजुअल में, उस पॉपुलेशन में जितने भी इंडिविजुअल हैं, उन सारे इंडिविजुअल के जितने भी एलीली हैं, अगर उन सारे एलीली को एक साथ काउंट किया जाए, एक साथ
लिया जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, जीन पूल। सो हमने देखा यहाँ पे कि हमारे पास 5 इंडिविजुअल हैं एंड इन पांचों इंडिविजुअल के पास टोटल कितने हैं, 10 एलिलीज हैं। सो हमने सारे के सारे लिखा है कैपिटल टी, दैट इज 1 कैपिटल, अगेन 1 कैपिटल, 1 कैपिटल, 1 कैपिटल 1 स्मॉल, 1 कैपिटल 1 स्मॉल, हियर 1 कैपिटल 1 स्मॉल, 1 capital 1 small, and we have a small and small. So the sum of all alleles taken together in any population, that is simply called as a gene pool. Now अब इसी चीज को हम इक्वेशन के फॉर्म में समझते हैं। What is allele frequency? So हमने यहाँ पे देखा है कि हमारे पास टोटल 2 टाइप के एलिलीज हैं। एक है our capital T and another is our small t. That is this capital represents our dominant allele, हमें पता है, एंड द स्मॉल टी रिप्रेजेंट्स आवर रिसेसिव एलिली। से जो डोमिनेंट एलिली है हमने उसे रिप्रेजेंट करा है पी से, हमने यहाँ पे पी माना उसे, द डोमिनेंट एलिली इज द पी एंड द रिसेसिव एलिली जो है हमारा हमने उसे क्यू से रिप्रेजेंट करा हुआ है। अब अगर हमने यहाँ पे टोटल देखा हुआ है जीन पूल में तो हमारे पास टोटल कितने हैं, यहाँ पे हमारे पास टोटल 10 एलिलीज हैं। अब इस 10 एलिलीज में कितने डोमिनेंट है, कितने रिसेसिव है, लेट्स फाइंड आउट। सो अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी अगर हम निकालना चाहें डोमिनेंट एलिली की, दैट इज पी, हमारा डोमिनेंट, जब भी मैं डोमिनेंट एलिली की बात करूं तो आपको समझना क्या है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पी, या फिर मैं पी की बात करूं तो आपको ऑटोमेटिकली समझना है कि पी रिप्रेजेंट्स द डोमिनेंट एलिली, और अगर क्यू बोलूं तो क्यू का मतलब क्या है, हमारा रिसेसिव एलिली। तो अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें तो फ्रीक्वेंसी फॉर अ डोमिनेंट एलिली दैट पी इज इक्वल्स टू कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड 1 6, दैट इज 6 आउट ऑफ 10। सो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी निकाला हमने तो फ्रीक्वेंसी कितना आया हमारा 0.6। सिमिलरली अगर हम अपने रिसेसिव एलिली की भी फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं, जो हमारा रिसेसिव एलिली है दैट इज स्मॉल टी, जिसे हमने क्यू से रिप्रेजेंट करा हुआ है, तो दैट इज सिमिलरली 4 आउट ऑफ 10। सो हमारे रिसेसिव एलिली का जो फ्रीक्वेंसी है दैट फ्रीक्वेंसी इज 0.4। सो अब अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन हमें पता है कि द सम, किसी भी पॉपुलेशन में द सम ऑफ ऑल एलिलीज जब हम एक साथ काउंट करते हैं जीन पूल होता है। सिमिलरली द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी अगर हमारा 1 के इक्वल है, so that is our first equation. Here we can see that p plus q is equals to 1, that is p 0.6 and q 0.4 is represents 1. So this is our first equation of the Hardy-Weinberg equation का पहला इक्वेशन है, जहां पे ये बताता है कि द फ्रीक्वेंसी, हमने बात करें यहाँ पे जस्ट कि जो एलिली फ्रीक्वेंसी है वो एलिली फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, दैट इज 1 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी 1 आया है। मतलब क्या कि ये जो पॉपुलेशन है, जो हमने पॉपुलेशन यहाँ पे लिया हुआ है, ये पॉपुलेशन कैसा पॉपुलेशन है, नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन है, और इसी टाइप के पॉपुलेशन में हमारा इक्वेशन वैलिड होगा। नो डाउट। अभी हमने बताया है कि हमें कैसे पता चलेगा, तो पता कैसे चलेगा, अगर हमारा जो इक्वेशन है उसका फ्रीक्वेंसी का सम अगर कांस्टेंट आता है 1 के बराबर आएगा तो हम समझेंगे वो पॉपुलेशन हमारा नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन है, या वो पॉपुलेशन हमारा इक्विलिब्रियम पे है, और ऐसे ही पॉपुलेशन के लिए ये हमारा इक्वेशन वैलिड होता है। ये हमारा एलिली फ्रीक्वेंसी। सो जब भी कोई बोले P प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1, तो P प्लस क्यू हमेशा हमारा क्या होगा, एलिली फ्रीक्वेंसी होगा। P क्या है हमारा, P है हमारा डोमिनेंट एलिली, और Q क्या है हमारा, Q है हमारा रिसेसिव एलिली। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं जेनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी के बारे में। अभी हमने देखा कि हमारे पास टोटल कितने डिफरेंट टाइप के एलिली हैं, तो हमारे पास टोटल 2 टाइप के एलिली हैं, वन इज डोमिनेंट एलिली एंड अदर इज रिसेसिव एलिली। आई होप आप सबको पता होगा कि डोमिनेंट क्या कर सकता है, रिसेसिव क्या कर सकता है। दिस डोमिनेंट एलिली कैन एक्सप्रेस बोथ इन homozygous condition and in heterozygous condition, and this recessive allele can only express itself in the homozygous form. I hope ये आपको सबको पता होगा। So what is genotype? As we know, the genotype, it is a complete set of chromosome of an individual. किसी भी इंडिविजुअल के अंदर टोटल कितने क्रोमोजोम है, उन सारे क्रोमोजोम्स का सेट इज सिंपली कॉल्ड एज अ जेनोटाइप। अगर मैं बात करूं इस इंडिविजुअल की, इससे पहले जो मैंने समझाया, इस इंडिविजुअल की बात करूं तो इस इंडिविजुअल के पास टोटल इतने ही क्रोमोजोम हैं,
सो इसका क्या है जीनोटाइप, कैपिटल टी। एंड उसी जीनोटाइप का जो सिंगल फॉर्म है दैट इज योर एलील जिसे हम कहते हैं। सो जीनोटाइप क्या है, इट इज द कंप्लीट सेट, द कंप्लीट फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम इज आवर जीनोटाइप। नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दिस जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी विद अ वेरी लिटिल एग्जांपल। हमने दो ऐसे इंडिविजुअल लिया है जिन इंडिविजुअल्स के पास ये दोनों के दोनों एलीली प्रेजेंट हैं, बोथ डोमिनेंट एलीली एंड रिसेसिव एलीली। तो हमने दो इंडिविजुअल लिया है 1 and 2 एंड इन दोनों के बीच में हमने इनका गैमेट प्रोड्यूस करवाया, तो गैमेट प्रोड्यूस होगा तो 1 कैपिटल एंड स्मॉल, सेम कैपिटल स्मॉल, एंड डिड अ क्रॉस बिटवीन देम। जब हम क्रॉस करवाते हैं तो क्रॉस करने के बाद वी गॉट अ सिंपल रिजल्ट, हमें यहाँ पे सिंपल रिजल्ट मिला है। सो दिस इज द न्यू रिजल्ट, दिस इज आवर न्यू ऑफस्प्रिंग, दैट इज द न्यू पॉपुलेशन, दिस इज द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट, ये उनका गैमेट है। एंड आफ्टर क्रॉस दिस इज द न्यू जनरेशन, दैट इज द योर न्यू पॉपुलेशन। सो ये उन न्यू पॉपुलेशन, इस न्यू इंडिविजुअल का जीनोटाइप यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। सो अगर हम गौर से देखें यहाँ पे, सो हमारे पास टोटल कितने डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप में देखने को मिलते हैं। सो 1 वी गॉट द कैपिटल टी, दैट इज द डोमिनेंट, दिस वन कैपिटल ऑलवेज रिप्रेजेंट द डोमिनेंट, मैंने बता चुका पहले भी। सो यहाँ पे क्या मिला हमें, एक कैपिटल टी। अगेन वी फाउंड द कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, एक और हमें क्या मिला है, कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड 1 वी फाउंड इट स्मॉल टी। सो हमें टोटल यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप देखने को मिले हैं, मतलब कि 3 डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल यहाँ पे आए हैं, जिसके पास एक है कैपिटल टी, दूसरा है कैपिटल स्मॉल एंड थर्ड है स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। सो हमारे पास टोटल यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप के तीन डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप वाले इंडिविजुअल्स आते हैं। अब अगर हम इनकी फ्रीक्वेंसी की बात करें, सो लेट्स टॉक अबाउट इस फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटल टी एंड कैपिटल टी के बारे में। सो अगर हम इस कैपिटल टी की बात करें तो दिस कैपिटल टी मीन्स व्हाट, द डोमिनेंट, एंड डोमिनेंट एलीली, याद रखें मैं जीनोटाइप नहीं बोल रहा हूं, अभी मैंने सिर्फ सिंगल कैपिटल टी लिया हुआ है, दैट इज द एलीली। तो अगर एक कैपिटल टी है मतलब कि दैट इज एलीली। सो इस कैपिटल एलीली को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज फ्रॉम पी, हमें पता है कैपिटल टी इज अ डोमिनेंट एंड डोमिनेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी। हमारे पास यहाँ पे 2 एलीलीज हैं, दैट मीन्स p मल्टीपल ऑफ p, दैट इज योर सिंपली p स्क्वायर। सो दिस इज होमोजाइगस, दिस इज कंप्लीट, डोमिनेंट तो है ही एंड दिस इज अ होमोजाइगस, सो इट इज होमोजाइगस डोमिनेंट। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी, दैट इज p स्क्वायर, किसका, द होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप वाले इंडिविजुअल का। वैसे इंडिविजुअल जो प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट है उसका फ्रीक्वेंसी क्या है हमारा, p स्क्वायर। सिमिलरली जो हमारा रिसेसिव एलीली है, अब देखो यहाँ पे एक स्मॉल टी, एक और स्मॉल टी को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, q से। हमारे पास 2 स्मॉल टी है तो q मल्टीपल ऑफ q, दैट इज योर q स्क्वायर। सो सिंपली इट इज आवर रिसेसिव एंड सिंस इट इज होमोजाइगस, सो हमारा ये क्या है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप। It is the frequency of those individuals which have the recessive nature and this is a homozygous recessive. अब हमारे पास एक तीसरा इंडिविजुअल है जिसके पास ये दोनों है, डोमिनेंट वाला एलीली भी है एंड रिसेसिव वाला भी एलीली है। सो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे 2 इंडिविजुअल हैं, जिनके पास दोनों डोमिनेंट वाला भी है और रिसेसिव वाला भी एलीली प्रेजेंट है। तो हमने डोमिनेंट के लिए क्या लिखा, p लिखा है, रिसेसिव के लिए क्या लिखा, q लिखा है। सिंस ये हमारे पास 2 हैं, हमारे पास 2 ऐसे इंडिविजुअल हैं, तो हमने इसे क्या किया, सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो वी गॉट द फ्रीक्वेंसी दैट इज 2pq एंड दिस 2pq रिप्रेजेंट द हेट्रोजाइगस कंडीशन। अब ये हेट्रोजाइगस है लेकिन यहाँ पे क्या है, एक डोमिनेंट एलीली है एंड अगर डोमिनेंट एंड रिसेसिव दोनों साथ में हो तो डेफिनेटली पता होगा सबको कि dominant will express itself, means what, it is a heterozygous and dominant. So this is the frequency, 2pq is the frequency for the heterozygous dominant individual. I hope इतना समझ में आ गया होगा। Now again on the same manner
द सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पॉपुलेशन शुड बी 100%। जैसे कि पहले इक्वेशन हमने देखा वहां पे 0.6 0.4 था, दैट इज इक्वल टू 1, तो वहां पे भी हमारा p प्लस क्यू वो कांस्टेंट है, 100% है। सो दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। यहां पे भी हमारा सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी इन एनी पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन में जो टोटल फ्रीक्वेंसी आता है हमारा, वो फ्रीक्वेंसी आपका 100% होना चाहिए, दैट इज इक्वल्स टू 1। सो again we got another equation, that is p square plus q square plus 2pq, that is equals to 1, and here is our second equation। so हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन आए हैं हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। याद रखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट कि अगर हमने सिंपली p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1, अगर हम इसके दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो भी हमारा रिजल्ट कहीं ना कहीं बिल्कुल ऐसा ही आने वाला है। बट रिमेंबर, ये जो इक्वेशन है ये ऐसे डिराइव नहीं किया गया है, ठीक है। सो इट इज सिंपली, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है बेसिक, अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन बेसिकली करूं, सो अगर कोई आपसे ये पूछता है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ डोमिनेंट जेनोटाइप, अगर किसी भी इंडिविजुअल के डोमिनेंट जेनोटाइप का फ्रीक्वेंसी आपसे पूछे तो क्या पूछ रहा है, डोमिनेंट जेनोटाइप। डोमिनेंट का मतलब क्या, अभी आपको न तो होमोजाइगस बोल रहा है और ना ही हेट्रोजाइगस बोल रहा है, इसने सिर्फ आपसे पूछा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट जेनोटाइप। तो डोमिनेंट जेनोटाइप कौन कौन हो सकते हैं, तो डोमिनेंट आपका ये हो सकता है, डोमिनेंट आपका ये भी हो सकता है। तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी आया है, हमारा फ्रीक्वेंसी क्या आया है, p स्क्वायर, एंड इसके लिए क्या आया है, 2pq। सो दिस इज योर फ्रीक्वेंसी ऑफ द डोमिनेंट जेनोटाइप। क्योंकि हमें पता है कि होमोजाइगस के लिए क्या आता है, फ्रीक्वेंसी p स्क्वायर, और हेट्रोजाइगस के लिए फ्रीक्वेंसी क्या है, 2pq। अभी हमने जस्ट डिराइव करा है। नाउ अगर कोई आपसे ये पूछता है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दोज पर्सन which have at least one recessive allele, हमें वैसे इंडिविजुअल का जेनोटाइप या वैसे इंडिविजुअल का फ्रीक्वेंसी बताइए जिसके पास एटलीस्ट वन रिसेसिव एलेली हो। तो एटलीस्ट वन रिसेसिव एलेली का मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब ये है कि या तो इसके पास ये कंडीशन हो या फिर इसके पास ये कंडीशन हो। यहाँ पे भी एटलीस्ट वन है, यहाँ पे भी एटलीस्ट वन है, तो इसका क्या फ्रीक्वेंसी बनेगा, तो हमें पता है कि ये प्योर होमोजाइगस रिसेसिव है, एंड रिसेसिव को कौन रिप्रेजेंट करता है, क्यू स्क्वायर, एंड अगेन ये हमारा क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन, तो इसको कौन रिप्रेजेंट करेगा, 2pq। सो हमारा क्या आएगा इक्वेशन, क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। तो ये हमारा क्या है, दैट इज आवर फ्रीक्वेंसी फॉर द पर्सन हैविंग एटलीस्ट वन रिसेसिव एलेली। अब अगर कोई आपसे ये पूछता है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव जेनोटाइप एंड रिसेसिव एलेली, अब यहां पे देखो गौर से, यहां पे पूछा है रिसेसिव जेनोटाइप एंड रिसेसिव एलेली। तो अगर रिसेसिव एलेली की बात कर रहा है तो एलेली को रिप्रेजेंट कौन करता है, क्यू, लेकिन जेनोटाइप को रिप्रेजेंट कौन करता है, जेनोटाइप को रिप्रेजेंट करेगा क्यू स्क्वायर। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। अगर सिंगल एलेली की बात करता है तो एलेली में आपका सिर्फ और सिर्फ क्यू होगा, और अगर जेनोटाइप की बात करता है तो जेनोटाइप में आपका क्यू का स्क्वायर होगा। सिमिलरली ये डोमिनेंट के लिए भी अलाउड है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सो ये है आपका हार्डी-विनबर्ग का इक्वेशन एंड उनका कुछ प्रिंसिपल्स। अब ये जो प्रिंसिपल है, ये जो इक्वेशन है, ये सभी तरह के, अब हम समझते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये कहाँ वैलिड है और किन किन कंडीशन में ये वैलिड है। सो इसके वैलिडिटी को लेके यहाँ पे हमारे पास 5 मेन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया दिए गए हैं। वो क्या है, तो सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि इस इक्वेशन को वैलिडेट करने के लिए, इसके वैलिड को प्रूव करने के लिए, इसे वैलिड करने के लिए ये इक्वेशन उन पॉपुलेशन में अप्लाई करना होता है जो पॉपुलेशन काफी लार्ज हो। द पॉपुलेशन शुड बी वेरी लार्ज एंड दैट पॉपुलेशन शुड बी नॉन इवॉल्विंग, मतलब वो पॉपुलेशन आपका स्टेबल होना चाहिए, वो इवोल्यूशन शो नहीं करना चाहिए, एंड वो पॉपुलेशन काफी बड़ा होना चाहिए। अभी जो हमने एग्जांपल लिया था छोटा सा 5 इंडिविजुअल वाला, वैसे छोटे पॉपुलेशन के लिए ये वैलिड नहीं है। इट इज ओनली वैलिड फॉर द पॉपुलेशन विच इज वेरी लार्ज। इट इज एप्लीकेबल वेयर देयर इज नो सेलेक्टिव ब्रीडिंग, that is there should must a random interbreeding,
जहाँ पे आपका कोई भी सेलेक्टिव ब्रीडिंग नहीं होना चाहिए, वहाँ पे रैंडम ब्रीडिंग होना चाहिए। एवरीवन शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू इंटरब्रीड। It is valid in that condition where there is no natural selection, जहाँ पे नेचर किसी को फेवर नहीं करे, किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को फेवर ना करे, ए को फेवर कर रहा है, बी को फेवर नहीं कर रहा है, तो ऐसा कंडीशन नहीं होना चाहिए। मतलब नेचर इक्वली सबको सपोर्ट करे, नेचर किसी को भी सेलेक्ट ना करे पर्टिकुलरली। ऐसे कंडीशन में जहाँ पे कोई म्यूटेशन नहीं हो रहा हो, ओनली इन दैट कंडीशन दिस इक्वेशन शुड बी वैलिड। एंड last but not the least, it is applicable where there is no change in population density, जहाँ पे population density में कोई भी changes ना आ रहा हो, मतलब there is no immigration और no emigration, जहाँ पे ना तो कोई बाहर से अंदर आ रहा हो और ना ही उस population से निकल के कोई बाहर जा रहा हो। अगर ऐसा होता है तो